12:30 तक आप कुछ ना बोले। कोई भी किसी बच्चे को किसी भी टाइप की डाउट हो, प्लीज take a piece of paper and pen and write it down. I am here not only to teach you but also to clear your doubts. So if you have any doubts, write it down, and at 12:30, between 12:30 and 12:40, आपको जो भी बोलना हो आप बोल सकते हैं. So once again, जिन बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, I repeat, writing for magazines is the main topic which we are covering, जिसके अंदर मैं आपको पहले भी कुछ टॉपिक्स करा चुका हूँ. हर क्लास में मैं टॉपिक बोलता हूँ, और विद ड्यू रिस्पेक्ट्स ये सारा का सारा हमारी सीनियर फैकल्टी रिकॉर्ड भी कर रही है. तो अगर आप भी चाहें तो इसको हर टॉपिक को रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं. बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर अंडरस्टैंडिंग रादर देन लिसनिंग. सो आज का टॉपिक, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलरेडी 2 मिनट निकल चुके हैं मेरी घड़ी में. सो आज का टॉपिक है फोटोज, इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफिक्स. ये अगर आप अपने सिलेबस में देखें तो ये अपने में ही एक सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है. ये टॉपिक मैंने आज इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे अच्छे से याद है पिछले 2 टॉपिक्स जो मैंने आपको राइटिंग और एडिटिंग पे कराए थे वो थोड़े टेक्निकल टॉपिक्स थे. आई डोंट नो आप में से कितनों को वो ठीक से समझ आए. थोड़े से टफ भी थे पर मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की. और आज का टॉपिक इजी ही नहीं, इंटरेस्टिंग ही नहीं, पर जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा कलरफुल है, थोड़ा सा रंगीन है. तो हम इसको शुरू करते हैं. वंस अगेन आई रिपीट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्लाइड शो से है. आपके स्मार्टफोन के सामने मेरा लैपटॉप खुला हुआ है और मैं हर स्लाइड को रीड करूंगा. ये स्लाइड्स आपको यान से ऑफिशियली मिल जाएंगी, पर फिर भी अगर आप कुछ नोट कर रहे हैं या करना चाहें या किसी डाउट को पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम. So let's start with the first slide. It says photojournalism is a particular form of journalism which includes the collecting, editing and presenting of news material for publication or broadcast that employs images in order to tell a news story. Simple सा इसके अंदर कुछ समझने वाली बात नहीं है. वो कहते हैं a picture can speak more than 1,000 words. It is now usually understood to refer only to still images, but in some cases the term also refers to video used in broadcast journalism. जैसे आज की डेट में अगर आप देखें बहुत सारी मैगजीन्स डिजिटल फॉर्म में मिलती है. I'm sure those of you have heard of this fashion magazines and even weekly magazines, even India Today, The Week, Outlook, Frontline, Open. ये कुछ रेगुलर करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं जिनका आजकल ई एडिशन आ गया है. और दोस्तों मुझे नहीं पता कि न्यूज प्रिंट का फ्यूचर क्या है, पर इतना मुझे जरूर पता है कि ऑनलाइन एंड डिजिटल जो है कंटेंट, नाउ इट इज देयर टू स्टे, not only for next 2, 6, 8 months but even for years. थोड़ा सा टॉपिक से भटक कर बता रहा हूँ आपको. अभी कल परसों में, क्योंकि मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला एक बहुत बड़ी मॉल है, सिटी सेलेक्ट मॉल, वो खुल गई है. तो मैंने बोला मैं तो भी जाऊंगा नहीं, पर जो लोग गए तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि ज़ारा जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ज़ारा ने अपने स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया बंद कर रहा है और वो ई स्टोर्स खोल रहा है या डिजिटल स्टोर्स खोल रहा है. समथिंग जिसके अंदर फोटो देखकर कपड़ा खरीदा जाए. मैंने हमेशा कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने हमेशा बोला था क्या कोई जूता भी बिना पहने खरीद सकता है, क्या कोई कपड़ा भी बिना ट्राई करे खरीद सकता है. हमेशा मैं एक स्केप्टिक रहा, पर आज की डेट में मुझे लगता है शायद मैं गलत था कि हाँ, आने वाले टाइम्स में पीपल विल लुक एट द साइज ऑफ अ क्लोथ एंड दे विल बाय इट. सो अगेन वंस अगेन, फोटो जर्नलिज्म क्या है? इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर क्लोज ब्रांचेस ऑफ फोटोग्राफी. For example, documentary photography, social documentary photography, street photography और celebrity photography. मेरे ख्याल से इन शब्दों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. पहली स्लाइड हमें ये बताती है कि फोटो जर्नलिज्म क्या है, इमेजेस की यूज से न्यूज को प्रस्तुत करना. पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है जो मैंने अभी पढ़ी है, उसी पैरा को मैं रिपीट कर रहा हूँ. Photojournalism is distinguished from other closed branches of photography. For example, documentary photography, social documentary photography, street photography और celebrity photography. अब चारों में फर्क समझिए. देखिए, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री मींस किसी की लाइफ का जीवनी. अगर आज किसी बड़े पॉलिटिशियन की जीवनी बनती है, आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट के ऊपर, वो उसकी एक जीवनी थी.
That was a documentary. MS धोनी जो सुशांत सिंह राजपूत की थी वो डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, वो पिक्चर थी, क्योंकि उस पिक्चर में MS धोनी का किरदार एक एक्टर ने किया था। पर सचिन तेंदुलकर की सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के नाम से जो मूवी आई थी उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के अंदर फोटोग्राफी ओरिजिनल पात्र की होती है। उस पिक्चर में असली ही तेंदुलकर था। उस पिक्चर में अगर कोई और रोल प्ले कर रहा था तो वो असली ही धोनी था या असली ही कोई और था। So journalism, photojournalism is distinguished from other close branches of photography. For example, documentary photography, social documentary photography. Social documentary photography. Just give me 1 second. I'm sorry, I'm back. हाँ, so मैं कह रहा था social documentary photography is when you make a documentary not on an individual but on a cause. जैसे कि आज से कुछ साल पहले there was the issue of dowry, the issue of bride burning. उस cause के ऊपर current affairs को लेना कि भाई बिहार के अंदर रियलिस्टिकली किस गांव में एक लड़की को जलाया गया या दिल्ली के अंदर किस लड़की को हैरेस किया गया, that is the definition of social documentary photography. स्ट्रीट फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी कौन सी होती है? जिसके अंदर आप प्लान नहीं करते। वो कहते हैं ना पुराने जमाने में कि एक अच्छा फोटोग्राफर हमेशा अपने गले में कैमरा डाल के घूमता था। आजकल तो खैर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू मोबाइल फोन्स, हर एक के गले या हर एक के जेब में कैमरा है। एंड सेलिब्रिटी फोटोग्राफी, ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी फोटोग्राफी इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज प्लान्ड। जैसे कि यू आर प्लानिंग टू शूट फॉर अ मैगजीन लाइक GQ या फिल्म फेयर या किसी पर्टिकुलर आई वुड से सोशल मैगजीन में, तो उसके अंदर जो सेलिब्रिटी होगा that can be maybe a model like Milind Soman, maybe a heroine like Alia Bhatt, or I would say some other big heroine, or maybe if you are having a celebrity photography for a social cause, it can be even somebody like an Anna Hazare or the Chief Minister of Delhi, or maybe somebody who has done something for a social cause. जैसे आपने देखा होगा हमारे यान के अंदर ही we had a celebrity coming in, Satyarthi, who had won the Nobel Prize for Children. So we had that gentleman and उसकी photography भी आप लोगों में से किसी ने। Once again, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, बहुत जल्दी से मैं स्लाइड को रिपीट कर रहा हूँ। Photojournalism is a particular form of journalism that is involved in collecting, editing, and presenting of news material for publication or broadcast, which employs images in order to tell a news story. फिर next to next पैरा कहता है photojournalism is distinguished from other close branches of photography. जैसे कि 4 फोटोग्राफी की ब्रांचेस मैंने आपको बताई: डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, सोशल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड सेलिब्रिटी फोटोग्राफी। इन चारों का फर्क बहुत जल्दी से दोबारा से समझिए। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के अंदर ओरिजिनल पात्र होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सचिन अ बिलियन ड्रीम्स जो मूवी आई थी वो अलग थी फ्रॉम MS धोनी, क्योंकि MS धोनी में तो सुशांत सिंह राजपूत ने एक पात्र निभाया था, और सचिन अ बिलियन ड्रीम्स में खुद सचिन की वो कहानी थी। उसमें असली सचिन तेंदुलकर था, उसमें असली हरभजन सिंह था। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी थी। सोशल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के अंदर आप इंडिविजुअल को ना लेकर मुद्दे की फोटोग्राफी करते हैं, जैसे कि ब्राइड बर्निंग का इशू का मैंने अपनी एग्जांपल दिया। स्ट्रीट फोटोग्राफी एनीथिंग, अब जैसे कि unfortunately if you see nowadays due to lack of beds for COVID, lots of patients are outside on the streets of hospitals. तो बड़े सारे न्यूज़पेपर्स सड़क पे पड़े हुए पेशेंट की फोटो खींचकर न्यूज में डालते हैं और बताते हैं कि ये सो कॉल्ड इस पर्टिकुलर स्टेट के हॉस्पिटल का हाल है। इसके अंदर अभी एथिक्स का मुद्दा क्या है वो हम आगे की 1-2 स्लाइड्स में कवर करेंगे। एंड सेलिब्रिटी फोटोग्राफी, सेलिब्रिटी फोटोग्राफी हमेशा प्लान्ड होती है। वो क्या कहते हैं ना, अगर आप बिना मेकअप के रानी मुखर्जी को देख लो तो शायद आपको लगेगा मैं बहुत ज्यादा उससे सुंदर हूँ। सो खैर इसके बारे में कभी और बात हम करेंगे। Photojournalism complies with a rigid ethical framework which demands that the work be both honest and impartial while telling the story in strictly journalistic terms. अब इसको थोड़ा सा हल्का से इसमें एक टेक्निकल चीज आ रही है, जिनके पास पेपर पेन्स है वो ध्यान से लिखें और समझें। देखिए मैंने अभी का पढ़ा है उसी चीज को मैं लिख रहा हूँ।
दोबारा से पढ़ रहा हूँ अपने स्लाइड से। वंस अगेन, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, सारा मटेरियल कंटेंट में स्लाइड से पढ़ रहा हूँ, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, बट आपके समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, पर उससे ज्यादा योर योर लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। इसीलिए लास्ट के 10 मिनट्स में जिसको जो भी समझना है वो पूछ सकता है। अब इस चीज को मैंने अभी जो पढ़ा दोबारा पढ़ रहा हूँ। Photojournalism is all about complying with a rigid ethical framework which demands that the work be both honest and impartial while telling the story in strictly journalistic terms. अब ध्यान से समझिए। आपने देखा होगा कि आज की डेट में जर्नलिज्म इम्पार्शियलिटी की डेफिनेशन को भूलती जा रही है। पूछिए कैसे? कैसे? आपने पूछा तो उसका जवाब ये है क्योंकि जर्नलिज्म साइड्स ले रही है। जैसे एक बड़ा छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे एक साइड ली जा रही है। कंगना रनौत ने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्सन की साइड ली है। विवेक ओबरॉय ने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्सन की साइड ली है। महेश भट्ट के अगेंस्ट कुछ लिखा जा रहा है, करण जौहर के अगेंस्ट कुछ लिखा जा रहा है। सो इम्पार्शियलिटी, मुद्दे को नहीं इंडिविजुअल को टारगेट किया जा रहा है। तो फोटो जर्नलिज्म के अंदर फोटो मुद्दे पर होती है, इंडिविजुअल पर नहीं। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल बात मैंने करी है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझिए। एक एड आती है मैगजीन के अंदर, किस चीज की? लखानी हवाई चप्पल की। एक मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए, शायद आपको, मुझे पूरा विश्वास है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। एक न्यूज़पेपर में ऐड आती है या एक अखबार में ऐड आती है एक हवाई चप्पल की। उस चप्पल में एक लड़की को एक बहुत ही छोटी सी घाघरा चोली में चप्पल डालकर बैठा हुआ दिखाया जाता है। क्या वो ऐड उस चप्पल की है, या क्या वो ऐड एक सेक्सुअली प्रोवोकेटिव है, या क्या वो ऐड चप्पल के बहाने कुछ और प्रमोट कर रहा है? दैट इज द इशू। सो वो यही बात आती है कि फोटो जर्नलिज्म की डिमांड्स क्या है? टू बी ऑनेस्ट, impartial, and should tell the story in strictly journalistic terms. स्टोरी को स्ट्रिक्टली जर्नलिस्टिक टर्म्स में बनाने के लिए यू हैव टू अटैक द इशू, नॉट द इंडिविजुअल। ध्यान से, जिन बच्चों के पास पेपर पेन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है। अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं आपको कहता कि इसको अंडरलाइन कीजिए बोल्ड करके। डोंट अटैक द इंडिविजुअल, अटैक द इशू। एक फोटो मुद्दे के ऊपर होने चाहिए, एक इंसान के ऊपर नहीं। एक गरीब बच्चा सड़क पर पड़ा हुआ है और वो एक, क्या कहते हैं, डस्टबिन से रोटी निकाल कर खा रहा है। एक इस तरह की स्ट्रीट की फोटोग्राफी एक अखबार में छपती है। ये फोटोग्राफी का मुद्दा क्या है? पर लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे, लोग उस बच्चे की बात करेंगे, लोग इंसान के इंसानियत के ऊपर बात करेंगे। वो ये नहीं, इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे कि सन 2020 में इंडिया इतनी प्रोग्रेसिव होने के बावजूद हंगर के इशू को एड्रेस नहीं कर पाए। सो खैर, जिसको नहीं समझ में आया वो आखिरी के 10 मिनट में दोबारा पूछ ले, क्योंकि आई हैव टू कवर दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल अप्रोच इन फोटो जर्नलिज्म। मेरा नेक्स्ट स्लाइड मैं पढ़ रहा हूं और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द स्लाइड। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा सा वो कोऑपरेट करें और समझने की कोशिश करें। Photojournalism works within the same ethical approach to objectivity that are applied by other journalists. What to shoot, how to frame, and how to edit are constant considerations. Photographing news for an assignment is one of the most ethical problems photographers face. Photojournalists have a moral responsibility to decide what pictures to take, what pictures to stage, and what pictures to show to public. पता नहीं आप में से कितनों ने वो एक पिक्चर देखी थी जिसमें मेलिना ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, एक ऐसी पोज में लिख रहे थे जैसे एज इफ दे आर गोइंग टू किस, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ है। उस पिक्चर को हर तकरीबन CNN से लेकर हर चैनल ने
हर न्यूज ने, हर प्रिंट मीडियम ने उसको दिखाया, जबकि वो एक पिक्चर इंटेंशनल पिक्चर नहीं थी। वो एक स्टिल सेकंड के लिए दोनों ने एक इस टाइप से पोजीशन ली थी, बट उस पिक्चर को एक डिफरेंट इंटेंशन से दिखाया गया। सो एथिक्स इन फोटो जर्नलिज्म के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स आती है वो ये है, photographing news for an assignment. I'm repeating this thing. Photographing news for an assignment is one of the most ethical problems photographers face. Photojournalists have a moral responsibility to decide what news to take, what picture to stage, and very, very importantly, what picture to show to public. For example, photographs of violence and tragedy are prevalent in both American and British journalism because it is the rule of the thumb, if it bleeds, it leads. देखिए, मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मुहावरा बताया, एक जर्नलिस्टिक एक लाइन मैंने बताई है। वो लाइन कहती है, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। फोटो जर्नलिज्म का ये एक मुहावरा है कि वायलेंस की फोटोज, ट्रेजेडीज की फोटोज, वह फोटोज जो इंसान को ब्लीड, यहाँ पर ब्लीड का मतलब खून बहने का मतलब नहीं है, यहाँ पर ब्लीड का मतलब है इमोशंस को रप्चर करना। कि एक फोटो को देखकर अगर आप इमोशनली चार्ज होते, आई डोंट नो आप में से कितनों ने देखा है, देयर वाज दिस फोटोग्राफ व्हिच वाज सेड टू बी द फोटोज ऑफ गोधरा राइट्स, कि हाथ जोड़कर वो लोगों से माफी मांग रहा है, और उस फोटो को हजारों मैगजीन्स पर छापा गया एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ। So, photographs of violence, photographs of tragedy are prevalent both in American and Indian journalism because, as an understated rule of thumb, it says, if it bleeds, it leads. The public is attracted. I'm very sorry, but पीछे कोई अपने आप को पीछे से म्यूट कर दो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। आप में से अगर कोई भी बाहर आउट हो या अपना, आई थिंक आई हैव सेड दिस 2-3 टाइम्स, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइए, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा भी अगर आप पीछे से डिस्टर्बेंस आती है तो यहाँ पर हमें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। सो जिसके भी बैकग्राउंड के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट इट। ओके, जल्दी से दूसरे स्लाइड के बारे में मैंने ये बताया कि फोटो जर्नलिज्म के अंदर एथिक्स का रूल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोग्राफर के ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कौन सी पिक्चर दिखानी है, कौन सी पिक्चर नहीं दिखानी, और कौन सी पिक्चर छुपानी। क्योंकि अभी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा बोला कि जो फोटोज होती हैं ऑफ वायलेंस एंड ट्रेजेडी, वो हमेशा जर्नलिस्ट दिखाते हैं, क्योंकि दोज आर फोटोज ऑफ इमोशंस। और एक फोटो जर्नलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो कहता है, if it bleeds, it leads. The public is attracted to gruesome photography and dramatic stories. A lot of controversy arises while deciding which photographs are too violent to show to public. आजकल आपने देखा ही होगा, इनफैक्ट जब से स्मार्टफोन्स आए हैं तो कई बार कोई वीडियो देखने से पहले एक ग्राफिक और कंटेंट वार्निंग आती है। The images which may be shown are gruesome. The images which may be shown are maybe not suitable for people below 18 years of age. So photojournalism के अंदर morality का issue, this was the second slide. अब बहुत इंटरेस्टिंग एक पैरा आ रहा है, पैरा बहुत छोटा है पर उसको समझिएगा। थर्ड स्लाइड का पैरा पहला कहता है, other issues involving photojournalism include the right to privacy, negotiating how the subject desires to be depicted, and questions of whether compensation is warranted. बहुत छोटा पैरा है, पर इस पैरा के ऊपर मैं पूरा का पूरा 5 मिनट लूंगा और इसको मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा, और मैं चाहूंगा कि जिनको बहुत 1% भी समझना है वो मेरे से ब्रेक में 10 मिनट के आखिरी जरूर पूछे, क्योंकि ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। I repeat the entire para once again. Other issues involving photojournalism include the right to privacy, negotiating how the subject desires to be depicted, and questions of whether compensation is warranted. तीन चीजें आई। राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी का क्या मतलब होता है? राइट टू प्रिवेसी आपको, आई डोंट नो आप में से जितनों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको अगर आप वायलेट करते हो तो यू कैन स्यू पीपल। बहुत से पॉलिटिशियंस
हर साल एक दूसरे के ऊपर मुकदमे करते हैं, यहाँ तक कि आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, गलती से अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कह दिया था, तो उसके ऊपर भी मुकदमा कर दिया था। तो अल्टीमेटली इस केस का जब निपटारा हुआ, क्योंकि मैं इस केस को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था, तो मुझे ये पता लगा कि उस टाइम पर सेशंस कोर्ट के जज के सामने केजरीवाल साहब को खड़ा होकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और बोला कि ये मेरी स्लिप ऑफ टंग था, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि किसी सिर्फ मेरे ने सिर्फ केजरीवाल से पूछ लिया था ठुल्ला वर्ड किस डिक्शनरी से है और कहाँ से निकाला है और इसका मतलब क्या है। हालांकि सच्चाई ये है, मैं और आप और हर गली का छोटा मोटा घूमने वाला इंसान भी जानता है कि इट इज अ कलेक्टिवल नेम फॉर अ पुलिस वाला। किसी पुलिस वाले को हम एक इसी नाम से बुलाते हैं। ये गलत सी गंदी अभद्र भाषा है एक पुलिस वाले को बुलाने। तो राइट टू प्राइवेसी, ये तो मैंने एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल दिया, मैं तो फोटो जर्नलिज्म का एग्जांपल देता हूँ। बहुत कॉमन होता है समटाइम्स एक मूवी रिलीज हो रही है या एक वेब सीरीज रिलीज हो रही है और उसकी रिलीज से 1 या 2 दिन पहले कुछ उसके अनएडिटेड सीन्स को किसी पर्टिकुलर साइट पर या उसकी कुछ अनएडिटेड फोटोज को कहीं पर प्रिंट कर दिया जाता है। आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है, बट SUN सन एक बहुत बड़ी न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क का, जो यही काम करता है, सेंसेशनल जर्नलिज्म का, या जो अटैक करता है, उसके ऊपर हजारों लाखों केसेस चलते रहते हैं, उसकी अपनी लॉयर्स की टीम है। सो फोटो जर्नलिज्म के अंदर इशू इज राइट टू प्राइवेसी की किस हद तक आपको अगर कोई फोटो खींचने की इजाजत देता है, आप किसकी फोटो छाप सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है व्हेन द लेटेस्ट son of Kate and William was born, they requested photographers not to photograph him because it will create unnecessarily problem for him. और तो और हमारे अपने शाहरुख खान ने जब एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसका नाम अबराम है, तो उसकी भी कई सालों तक या कई महीनों तक उसकी फोटोओं को उन्होंने लीक नहीं किया था लोगों के सामने, उसकी असली शक्ल नहीं रखी। राइट टू प्राइवेसी दूसरा पॉइंट था, negotiating how the subject desires to be depicted. I don't know is it if it is right for me to say or not, but बहुत सारी हीरोइंस अपना फोटो शूट कराती हैं, उन फोटोज को दबा कर रखती हैं, 2-2 3-3 साल के बाद उस फोटोज को रिलीज करती हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद उनकी गलत, भगवान मेरे मुंह से शब्द ना बुलवाए, उनकी फिगर, उनकी ब्यूटी, उनकी शक्ल, उनका रंग वैसा नहीं रहता, पर उस फोटो को डिपिक्ट करके ऐसा दिखाया जाता है दैट शी लुक्स सो एजलेस, शी लुक्स सो वंडरफुल। नेगोशिएटिंग हाउ द सब्जेक्ट डिजायर्स टू बी डिपिक्टेड, फोटो खींचना और फिर टेक्नोलॉजी से, जिसको हम कहते हैं एडोब फोटोशॉप या डायरेक्टर, उससे उसके अंदर आपका बॉडी के किसी पार्ट को गोरा कर देना, आईब्रोज को थोड़ा ट्वीक कर देना, लिप्स को थोड़ा सा शेप कर देना, पकोड़े वाली नाक को थोड़ा बढ़िया नाक कर देना, सॉरी टू यूज सम अदर लैंग्वेज। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, फोटो को कैसे डिपिक्ट किया जाए, डिजायर्स टू बी डिपिक्टेड। कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स होती हैं, ऐसा लगता है कि जन्नत में की फोटो खींची हुई है स्विट्जरलैंड की, पता लगता है वो असली स्विट्जरलैंड नहीं, आदमी को एक पोर्ट्रेट के आगे रखकर खींचा जा रहा है। सो second part, negotiating how the subject desires to be depicted, and the third part, excuse me please, अगर किसी को कुछ डाउट हो मैं 5 मिनट में बंद कर दूंगा, उसके बाद आप पूछिएगा, क्योंकि 12:30 के बाद आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मुझे 2 स्लाइड्स और कवर करनी है, तो प्लीज अभी किसी ने कुछ बैकग्राउंड में बोला, मेरी बहुत ही हम्बल निवेदन है, बहुत ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, पेपर पेंसिल पे लिख लें, आप जो पूछेंगे मैं 100% आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। वंस अगेन, अदर इश्यूज इन्वॉल्विंग फोटो जर्नलिज्म इंक्लूड्स द राइट टू प्राइवेसी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सेलिब्रिटीज का, सेलिब्रिटीज के बच्चों का, इवन हमारे वो सैफ और करीना के बच्चे की फोटो का अपने में ही एक प्राइवेसी के इश्यूज आते हैं। नेगोशिएटिंग हाउ द सब्जेक्ट डिजायर्स टू बी डिपिक्टेड, जैसे एक पर्टिकुलर फोटो को किस टाइप से डिपिक्ट किया जाए, किस समय पर डिपिक्ट किया जाए, कॉम्प्लेक्शन को ठीक किया जाए थ्रू टेक्नोलॉजी, बॉडी के किसी पार्ट को ट्वीक किया जाए या बड़ा किया जाए थ्रू टेक्नोलॉजी, that is how the subject desires to be depicted. And the last part is whether compensation is warranted. दोस्तों, अच्छा लगे या बुरा लगे, पर हर प्रोफेशन में, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे मॉडलिंग है,
चाहे सेलिब्रिटी है, हर प्रोफेशन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं यू पे मी द मनी एंड आई डू व्हाट यू वांट। सो बहुत से फोटोग्राफ्स कॉम्पनसेशन के बेसिस पर है। आई एम सॉरी बट I hope I'm not encroaching upon decency, but the porn industry, which is regulated in countries like Canada and USA, there by paying a compensation, you can take photographs in different skimpy outfits of big models, etc. by paying them X amount of money. एक बहुत बड़ी magazine अपने time की होती थी, Playboy, which used to pay models for wearing different clothes or for not, for that matter, not wearing such clothes. So basically, I'm just trying to give an example that the adult industry is an industry where compensation is warranted in photojournalism. The stars might not be willing to stand in front of a camera, but if you pay that star 5 lakhs or 10 lakhs or even 20 lakh rupees for a photo shoot, he or she may be willing to cross certain limits of decency for that photograph. Especially regarding pictures of violence, photojournalists face the ethical dilemma of whether or not to publish images of the victims. आपने देखा होगा कि बहुत ही कॉमन है आज की डेट में फोटोग्राफ्स को ब्लर करके दिखाना, कि फोटो तो छाप रहे हो पर फोटो के ऊपर फेस को ब्लर कर दिया या बॉडी के किसी पार्ट को ब्लर कर दिया। क्यों? So that to protect the identity of the victim or the person, to protect the identity or a particular part of the person. The victim's right to privacy is sometimes not addressed, or the picture is printed without the knowledge or consent. The compensation of the subject is another issue. Subjects often want to be paid in order for a picture to be published, especially if the picture is or of a controversial subject. देखो दोस्तों, अच्छा लगे या बुरा लगे, हर क्लास में वो कहते हैं ना, चक्कर काट कर हम उसी बात पर आ जाते हैं। कंट्रोवर्सी, जर्नलिज्म, मैगजीन, एथिक्स, मोरालिटीज, सब एक पलड़े में और कंट्रोवर्सी एक पलड़े में। नथिंग सेल्स इन दिस वर्ल्ड और कंट्री मोर देन अ कंट्रोवर्सी। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का इशू हो, उसमें भी आज गलवान वैली के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी दिखाई जा रही है। चाहे वो एक सेलिब्रिटी की सुसाइड का केस हो, उसमें भी कंट्रोवर्सी दिखाई जा रही है। और तो और दोस्तों, मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, कि इवन इस बात पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जो गवर्नमेंट कोविड की फिगर्स रिलीज कर रही है, क्या वो सही है या क्या वो भी मैन्युपुलेटेड है? क्योंकि ऐसा कह सुनने में आ रहा है कि 10 के पीछे 7 आई वुड से केसेस को तो गवर्नमेंट दबा रही है जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, और वो 3 का ही डेटा दिन में रिलीज कर रही है जिससे कि लोगों में पैनिक ना हो। तो ये अपने में ही एक कंट्रोवर्सी है। सो वंस अगेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आई एम सॉरी, पर मैं इस स्लाइड को कंप्लीटली पढ़ूंगा। इट सेज other issues involving photojournalism includes the right to privacy, जो मैंने अभी समझाया, negotiating how the subject desires to be depicted, मैंने अभी ये भी समझा दिया आपको, and questions whether compensation is warranted. Especially regarding pictures of violence, photojournalists face the ethical dilemma of whether or not to publish images of the victims. अभी मैंने सबको डिटेल में समझाया है। The victim's right to privacy is sometimes not addressed, or the picture is published without their knowledge or consent. The compensation of the subject is another issue. Subjects often want to be paid in order for the picture to be published, especially if the picture is of a controversial subject. अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो आप ये समझिए कि आज का फर्स्ट सेशन as good as over है। अब बहुत इंपॉर्टेंट मेरी 2 स्लाइड्स हैं आज की, उसके बाद आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। 12:30 हो चुके हैं, मैं जानता हूं, पर फिर भी मैं जल्दी से ये 2 स्लाइड्स पढ़ूंगा क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इनको पढ़ना चाहूंगा आपके डाउट से पहले। नेक्स्ट स्लाइड कहती है, another major issue in photojournalism is photo manipulation. What degree is acceptable? Some pictures are simply manipulated for color enhancement, whereas others are manipulated to the extent when people are edited in or out of picture. War photography has always been a genre of photojournalism that is frequently staged.
इसका मतलब ये है कि कई बार फोटो मैनिपुलेट की जाती है, किसी की फोटो जानबूझकर उड़ा दी जाती है यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड व्हाट नॉट। नेक्स्ट स्लाइड कहती है, सेकंड लास्ट, social media are playing a big part in revealing world events to vast audiences. Whenever there is a major event in the world, there are usually people with cameras, phones ready to capture photos and post them on various social networks. यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड का खुलासा तो नहीं यूज करना चाहूंगा, जो आप सबकी जबान पर दिन में शायद 10 बार ही आता होगा, और आप में से कईयों के मोबाइल में उसके 100 से ज्यादा प्रमाण है, और उस शब्द का नाम है सेल्फी। ये सेल्फी क्या होता है भाई, मुझे तो पता नहीं। ये अपने आप ही शब्द बना, पर इस शब्द आज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी आ गया है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी आ गया है। वी ऑल नो टेकिंग योर ओन फोटोग्राफ। वो जो सेल्फी का एक बीच में वो डंडा भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, लोग बड़े से लंबा सा डंडा लेकर घूमते थे कि 15-20 लोगों की सेल्फी लेनी हो तो दूर से कैमरे का एंगल जहां तक हाथ नहीं पहुंच सकता, तो वो सेल्फी स्टिक भी मार्केट में बड़ी बिकती थी। Such convenience allows the Associate Press and other companies to reach out to citizen journalists who hold ownership of the photos and get permission to use those photos in news outlets. ध्यान से समझिए, इस पैरा में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है स्टूडेंट्स, और वो वर्ड है सिटीजन जर्नलिस्ट। आई डोंट नो आप में से कितने ईयान की फोटोशूट में मेरे सामने, मैंने पता नहीं इस बैच को देखा है कि नहीं, पर पुराने बैचेस में मैंने बच्चों को देखा है कि सिटीजन बन के, एक जर्नलिस्ट बन के सड़कों पे जाकर एक फोटो शूट हो रहा है या एक वीडियो शूट हो रहा है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, visual storytelling. Graphics in journalism, using visuals in journalism, gained popularity in late 1800s. This was the period when printed magazines were at top of popularity. याद करो, आपकी तो मुझे पता नहीं बात, पर मेरे टाइम पर जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था तो हमारी सारा स्रोत क्या होता था एंटरटेनमेंट का? कॉमिक्स। एक फैंटम होता था, एक मैंड्रेक होता था, एक चाचा चौधरी होता था। आजकल मेरे ख्याल से यंग जनरेशन के लिए हैरी पॉटर हो गया है। आजकल शायद वो क्या कहते हैं, फ्रोजन के नाम से कई सारे कॉमिक्स, बुक्स, टी शर्ट्स, कप्स, ड्रेसेस और क्या नहीं आ गया है, और तो और एनिमेटेड टॉयज भी आ गए। सो ग्राफिक्स इन जर्नलिज्म के अंदर इश्यूज आते हैं। फोटो जर्नलिज्म जो मैंने अभी आपको कराया, कॉमिक जर्नलिज्म, एनिमेटेड इलस्ट्रेशंस, विजुअलाइज्ड डेटा, कैरिकेचर्स एंड मीम्स। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरी अगली जो क्लास है, नेक्स्ट सेशन की क्लास, वो एक ही शब्द के ऊपर है। मैं चाहूंगा जिनके पास 10 मिनट का थोड़ा सा पढ़ने का टाइम हो, वो इस शब्द की डेफिनेशन कोशिश करे गूगल पर ढूंढने की, और या किसी पर्टिकुलर आई वुड से साइट पर ढूंढने की। कैरिकेचर एंड MEMES, कुछ लोग इसको मेमेज कहते हैं, इसे मेमेज नहीं कहते, इसे मेम्स कहते हैं। माँ को बड़े की मात्रा, माँ, फिर एक और माँ और एक स, या माँ ए माँ, मेम, MEME, मेम। So we will talk about graphic journalism from the concept of memes, क्योंकि आज की डेट के अंदर with the advent of technology, with the change of technology, जर्नलिज्म का सबसे रेडिकल और सबसे मेजर फॉर्म आ गया है सोशल मीडिया एंड डिजिटल कंटेंट। अब उसका नाम आप इंस्टाग्राम बोले, उसका नाम आप फेसबुक बोले, उसका नाम आप स्नैपचैट बोले, उसका नाम आप टिकटॉक बोले, उसका नाम आप कोई चाइनीज की साइट बोले, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी से, मेरे पास 5 मिनट पूरे हैं तो मैं आधे मिनट में बस और बोलूंगा, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। बहुत जल्दी से मैं रिकैप कर रहा हूँ। रिकैप करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मुझे पता नहीं कितने बच्चे एग्जैक्टली 12:30 बजे, सॉरी पूरे मेरे से 12 बजे जुड़े, जो लेट भी जुड़े उनका घाटा ना हो, इसलिए मैं जल्दी से कह रहा हूँ। हर चीज की स्लाइड्स है। रिकैप टॉपिक क्या है आपका? राइटिंग फॉर मैगजीन्स। राइटिंग फॉर मैगजीन्स के सिलेबस में टिक कीजिए टॉपिक फोटोज, इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफिक्स। टिक किया। पहले फोटो जर्नलिज्म की मैंने डेफिनेशन दी। फोटो जर्नलिज्म के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे वो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, सोशल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी और सेलिब्रिटी फोटोग्राफी से फर्क है। फिर अगली स्लाइड में मैंने आपको बताया एथिकल अप्रोच क्या होती है, क्या शूट करना है,
क्या फ्रेम करना है, क्या एडिट करना है। फिर मैंने आपको बताया कि फोटो जर्नलिज्म के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस चीज को किस एक्सटेंट तक दिखाना है। फिर मैंने आपको सेकंड स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताई, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। थर्ड स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पैरा मैं जल्दी से दोबारा पढ़ रहा हूं। अदर इश्यूज इन्वॉल्विंग फोटो जर्नलिज्म इंक्लूड द राइट टू प्राइवेसी, इसके ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया। नेगोशिएटिंग हाउ द सब्जेक्ट डिजायर्स टू बी डिपिक्टेड, इसके ऊपर एग्जांपल दिया। एंड क्वेश्चंस ऑफ वेदर कॉम्पनसेशन इज वारंटेड, इसके ऊपर मैंने एग्जांपल दिया। बस यही है आज की क्लास। इसके अलावा जो भी मैंने बोला सुना ठीक है, नहीं सुना भूल जाओ। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि आखिरी 3 मिनट बचे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। सर आपने जैसे कहा कि जो सेलिब्रिटीज की फोटो को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसको मतलब कुछ और शेप होता है, कुछ और कर देते हैं, कलर ब्राइट कर देते हैं या जो भी करते हैं, तो वो उस पे हम ये नहीं क्लेम नहीं कर सकते कि आपने मेरी फोटो ऐसे कर दी या कुछ भी इस टाइप से। अगर आपने मेरे पूरा स्लाइड शो पढ़ा है तो आपने देखा होगा मैंने एक लाइन पढ़ी थी, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी डन। इसके अंदर कंसेंट होती है कि आप किस एक्सटेंट, सेलिब्रिटी की एक एक कंसेंट होती है कि भाई मेरे इस लेवल तक कर सकते हो। अब उस अगर वो सेलिब्रिटी की कंसेंट है तो उसके अंदर अगेन वही बात आ जाती है, एथिक्स का इशू। एथिकली क्या ये सही है? अब आपने देखा होगा कि पूरे यूरोप में देयर इज दिस सिंगर कॉल्ड बियॉन्से, देयर इज दिस सिंगर कॉल्ड शकीरा। इनकी इनकी उम्र 50 साल के करीब है, पर जब ये फोटो में आती है तो हर 50 साल की औरत कहती है कि हाय मैं भी लड़की बन जाऊं। उनको देखकर मन करता है कि एक 20 साल के लड़के के साथ तो वो डेट करती है या अपने से। so what am I trying to say, the question of yours is totally different. What am I trying to say is, to what extent is the this type of photoshopping, this type of so called thing is warranted, किस हद तक इसको करना है। यहां पर एक मॉरल और एथिकल क्वेश्चन आता है। पर आपका सवाल बहुत अच्छा था। किसी और को कुछ पूछना है, आप चुप रहिए, हम किसी और बच्चे को एक एग्जांपल को मौका देंगे। स्टूडेंट्स आप इसको एक होम असाइनमेंट मत लीजिएगा, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सेकंड सेशन में करा रहा हूं, मेम्स। मेम तो अब जब हम स्कूल में थे अपनी दादी माँ से कहते थे कि मेम से शादी करेगा, ये वो वाली मेम नहीं है, फॉरनर वाली। मेम्स क्या होती है, या मेमेज मत बोलिएगा। अगर आप मेमेज भी बोलेंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट मीम्स, सॉरी मैं बहुत माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं पुराने जमाने का हूँ, शायद मेरी थोड़ी सी कोई क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, पर मेमे नहीं होता, इतना तो पक्का है ना मैम। तो मीम्स मीम्स कह लो या मेम्स कह लो, जो भी होता है, इसके ऊपर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक करने वाले हैं सेकंड सेशन में। जिन बच्चों ने पूरे मुझे 12 नून पे ज्वाइन किया था, मैंने बोला था मेरा आज का सेशन बहुत लाइट है, बहुत